ओके। सो अभी अगला टॉपिक अपने पास आता है इंडेक्स प्रॉपर्टीज का। इनको समझते हैं ये कैसे कैसे एस्टेब्लिश होती हैं, कैसे पढ़ी जाती हैं। देखिए, इंडेक्स प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपकी जो सॉइल है वो थ्री फेज सिस्टम के नाम से जानी जाती है। अब ये थ्री फेज सिस्टम है क्या, जरा इसको देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो सॉइल है उसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो आपके सॉलिड्स होते हैं आपकी सॉइल में वाटर भी होते हैं और आपकी सॉइल में एयर भी होता है, जिसके कारण हम इसको थ्री फेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि आपका ये सॉइल का एक छोटा सा मास है और इस सॉइल के मास में आपने जो कंटेंट दे रखा है, उस कंटेंट में आपको पता है सॉलिड सबसे ज्यादा भारी होते हैं, उसके बाद आता है आपका वाटर और फिर एयर बहुत हल्की होती है। तो सबसे नीचे हमने रखा सॉलिड, फिर उसके ऊपर आया एयर और उसके ऊपर आया आपका उसके ऊपर वाटर, फिर उसके ऊपर आया आपका एयर। तो देखिए क्या है ना कि वजन जो है हवा का वो बहुत कम है, इसलिए हम इसको जीरो मानकर चलते हैं। पानी के वजन को हम डब्ल्यू कहते हैं और सॉलिड के वजन को हम डब्ल्यू एस कहते हैं। वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करी जाती है एयर के थ्रू वो वी ए है, वाटर के डब्ल्यू वी डब्ल्यू है और सॉलिड के थ्रू जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वो वी एस के नाम से जानी जाती है। यहां से मैं एक चीज तो जानता हूं, आपका जो वॉइड्स होता है वो वॉइड्स क्या होता है? वॉइड्स होता है खाली जगह, और खाली जगह दो चीजों से भरी जा सकती है। एक तो है एयर, एक है आप लोगों का वाटर। यानी मैं ये बात लिख सकता हूं कि आपका एयर और वाटर का वॉल्यूम मिलाकर वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स बनता है। और अगर मैं वेट ऑफ द सॉइल की बात करता हूं तो उसमें दो चीजें आ सकती है, एक तो आपके सॉलिड का वेट प्लस आपके वाटर का वेट। तो इस तरीके से आपकी सॉइल का वेट भी डिफाइन यहां से हो सकता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, इंडेक्स प्रॉपर्टीज आपके पास छह तरीके से हैं। कौन कौन सी है? पहली आती है आपकी वॉइड रेशियो, उसके बाद आप लोगों के पास आता है पोरोसिटी, फिर आपके पास यहां पर आता है वाटर कंटेंट, देन यू नीड टू गो विद डिग्री ऑफ सेचुरेशन, उसके बाद आपका आता है एयर कंटेंट, और एक लास्ट आती है जिसको आप कहते हैं परसेंटेज एयर वॉइड्स। तो अब हमको ये जानना है कि ये किस किस तरीके से डिफाइन होती है। सबसे पहले मेरे पास बात आती है वाटर कंटेंट की। वाटर कंटेंट है क्या? आपको स्क्रीन पे वन लाइनर दिख रहा है। वन लाइनर इज मस्ट फॉर एवरी जेकेएसएसपी एस्पिरेंट, ध्यान से पढ़ के हुए चलना। मैंने कहा वाटर कंटेंट का फॉर्मूला है मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड। यानी आप अपनी मिट्टी के सॉलिड्स के मास को वाटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं या वाटर के मास को सॉलिड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब देखिए, ऊपर और नीचे मास मास है तो ऑब्वियसली ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई अपर लिमिट नहीं है। वाटर कंटेंट आपकी मिट्टी का 100% से भी ज़्यादा हो सकता है, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको समझते हैं कैसे। मैंने आपको ये तो बताया ही है कि आपकी मिट्टी के अंदर एक होती है सैचुरेटेड कंडीशन, जब आपकी मिट्टी में सारे में पानी आ जाता है, यानी ऊपर तक पानी होता है। जब सारी मिट्टी के वॉइड्स, ऑल वॉइड्स फिल विद वाटर, तो वो कंडीशन आप लोगों की कहलाती है सैचुरेटेड कंडीशन। और जब आपकी मिट्टी के अंदर पानी फिर से भी ऊपर हो जाता है, यानी आपके टॉप सरफेस से भी ऊपर चले जाता है, तो ये कंडीशन आपके पास आती है सबमर्ज कंडीशन। अब देखिए, सबमर्ज कंडीशन का जो टोटल पानी है वो सैचुरेटेड कंडीशन के पानी से ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो ये बात याद रखना कि सबमर्ज कंडीशन में आपका वाटर कंटेंट 100% से ज़्यादा हो सकता है। सबमर्ज कंडीशन विल हैव वाटर कंटेंट ग्रेटर देन 100%। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। अब देखिए, वाटर कंटेंट जो है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं। कई किताबों में वाटर कंटेंट को सॉइल के रिस्पेक्ट में भी दे रखा है। जैसे हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि वाटर कंटेंट का नॉर्मल फॉर्मूला है मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं आपके वाटर कंटेंट को सॉइल के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहा हूँ,
यानी मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉइल इंटू 100 करता हूँ, तो देखिए फर्क क्या है। मैंने यहाँ पर कहा कि आप इस पर्टिकुलर वाटर डैश को लिख सकते हैं मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉइल, और अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैंने लिखा 1/W डैश इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉइल अपॉन मास ऑफ वाटर। मैं मास ऑफ सॉइल को लिख सकता हूँ MW प्लस MS। MS क्या है? सॉलिड्स का मास अपॉन MW। यहाँ से मैंने सॉल्व करा, मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस MS अपॉन MW, और मैं जानता हूँ कि MS अपॉन MW 1/W के बराबर है। भाई वाटर कंटेंट 1 अपॉन वाटर कंटेंट के बराबर ही तो है ये। मैंने कहा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? डेफिनेटली आप लिख सकते हैं। अब मैं इस पर्टिकुलर फिनोमिना को कुछ इस तरीके से तोड़ना चाहूँगा कि आप लोगों का जो वाटर कंटेंट है 1/W डैश वो किसके बराबर है? W प्लस 1 अपॉन W के, यानी W डैश किसके बराबर है? W अपॉन W प्लस 1 के। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है कि विद रिस्पेक्ट टू सॉइल अगर मुझे निकालना है और सॉलिड्स मुझे पता है तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ। ठीक है, बात आती है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। ये बात याद रखेंगे, W इज मोर स्टेबल देन W डैश। स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में अगर मैं इनको देखना चाहता हूँ तो W ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में, और ये वेट ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में है। तो सॉइल का जो वेट है वो कांस्टेंट है कि नहीं है ये हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इट कैन चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये प्रेशर और टेम्परेचर के कारण चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से मैं ये बात कहकर चलता हूं कि W डैश एक फिक्स क्वांटिटी नहीं है, वेरिएबल क्वांटिटी हो सकती है। इसीलिए हम लोग W को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये फिक्स है। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम जो है वो वेरिएबल है। प्रेशर और टेम्परेचर के केस में आकर वॉल्यूम वेरिएबल होता है, जिसकी वजह से ये फिक्स क्वांटिटी नहीं है, इसलिए W की सिग्निफिकेंस ज़्यादा अच्छे से मानी जाती है। अगली प्रॉपर्टी मेरे पास आती है जिसको हम लोग कहते हैं वॉइड रेशियो। देखिए वॉइड रेशियो क्या है? वॉइड रेशियो इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। और वही मेरे पास अगला प्रॉपर्टी आता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। दोनों में फर्क क्या है? ये सॉलिड्स के साथ है, वो सॉइल के साथ है। तो ये तो आपको देखने से समझ ही आ गया कि आपका वॉइड रेशियो, जिसको E से डिनोट करते हैं, उसका सिग्निफिकेंस पोरोसिटी से ज़्यादा है, जिसको N से डिनोट करते हैं। ऑब्वियसली स्टेबिलिटी कह लो या सिग्निफिकेंस कह लो या इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज कह लो, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो टेम्परेचर प्रेशर के साथ कभी भी चेंज नहीं होती। ये बात आपको याद रखनी है। मैंने कहा ऊपर नीचे दोनों में वॉल्यूम है तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये कभी भी जीरो से बड़ा नहीं, वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता, याद रखेंगे। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। और फाइन सॉइल का वॉइड रेशियो कोर्स सॉइल के वॉइड रेशियो से ज़्यादा होता है। क्यों होता है जरा उसको समझ कर चलते हैं। देखिए फाइन सॉइल में क्या होता है ना, आपके छोटे छोटे पार्टिकल हैं, सपोज आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और कोर्स सॉइल में आपके 2 या 3 बड़े पार्टिकल हैं। तो फाइन सॉइल में जो ये बीच की खाली जगह है, छोटी छोटी जो बीच की खाली जगह है, अगर मैं इनके टोटल वॉल्यूम को कैलकुलेट करता हूं तो ये बड़े वाले टोटल वॉल्यूम से बड़ी है, इसकी टोटल खाली जगह से। ये छोटी खाली जगह का टोटल बड़ा होता है। हाँ, तो फाइन सॉइल में स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जिसके कारण वॉइड्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी ज़्यादा होती है। तो मैंने क्या कहा कि भाई आपका ई जो है वो फाइन सॉइल के अंदर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कोर्स सॉइल। ये बात आपको याद रखनी। अब पोरोसिटी में ऐसा नहीं है। पोरोसिटी के लिए मैं कहूँगा कि पोरोसिटी कोर्स सॉइल का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू फाइन सॉइल। ऐसा क्यों है, मैं आपको जरा इसके प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस को दर्शाता हूँ। नोट करके एक बात ध्यान रखना कि आपका जो वॉइड रेशियो है ना, वो वॉइड रेशियो स्ट्रेंथ को दर्शाता है। इट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रेंथ।
यही आपका जो पोरोसिटी है वो किसका फंक्शन है? इट इज द फंक्शन ऑफ परमिएबिलिटी। ये बात आपको याद रखनी। वो स्ट्रेंथ का फंक्शन, ये परमेबिलिटी का फंक्शन है, जिसके कारण मैं ये बात कहता हूं कि अगर आप लोगों की वॉइड रेशियो बढ़ रही है, एक बात याद रखना, वॉइड रेशियो है क्या? वॉइड रेशियो है खोखलापन। जो जितना अंदर से खाली होगा वो उतना बेकार होगा। खोखला मतलब बेकार, ताकत नहीं है। तो जितनी ज़्यादा वॉइड रेशियो होगी ना, उतनी कम उसकी स्ट्रेंथ होगी। हाँ, ये बात हमेशा पक्की है। लेकिन पोरोसिटी का परमेबिलिटी के साथ रिलेशन है, तो पोरोसिटी डायरेक्टली स्ट्रेंथ के साथ कोई रिलेशन नहीं देता। बट जितनी ज़्यादा किसी भी मटेरियल की पोरोसिटी होगी, उतना ज़्यादा उस मटेरियल की परमेबिलिटी होगी। ये बात आपको याद रखनी है। अब परमेबिलिटी क्या है? वाटर पैसेज, वाटर पासिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो परमेबिलिटी कहलाती है। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि परमेबिलिटी ग्रेवल के साथ कैसे वेरी करती है। अभी एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ तक एकदम क्लियर करना है कि पोरोसिटी का क्या मतलब है और वॉइड रेशियो का क्या मतलब है, और फाइन सॉइल के साथ कैसे किसकी वेरी करती है, कोर्स के साथ कैसे किसकी वेरी करती है। एग्जाम्पल से अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। हाँ, ज्यादा नहीं पढ़ाया, थोड़ा सा मैंने पढ़ाया था वो। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, उतना तो समझ आ जाएगा। यहाँ से हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ग्रेवल्स, बात आती है यहाँ पर कि ग्रेवल्स एक तरफ है और एक तरफ मैंने कहा कि छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई आपके पास मिट्टी है, जिस मिट्टी को आपने नाम दिया है क्ले। अब बात को समझना, आपको ये तो पता है कि अगर आप लोग वॉइड रेशियो की बात करोगे तो क्ले की वॉइड रेशियो ग्रेवल की वॉइड रेशियो से ज्यादा होगी, अगर मैं सेम वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। लेकिन पोरोसिटी की बात करूंगा ना, तो ग्रेवल की पोरोसिटी क्ले की पोरोसिटी से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर ये स्ट्रेंथ की बात बता रहा है, यहां पर ये परमेबिलिटी की बात बता रहा है। अब मैं परमेबिलिटी को समझा रहा था। मैंने कहा दोनों में ना पानी डालो। आपने ऊपर से दोनों में पानी डाला। जब आप पानी को डालोगे तो आप देखोगे कि पानी इसमें से पास कर जाएगा, वाटर विल पास थ्रू इट। लेकिन इसमें जब आप पानी डालोगे तो पानी इसके ऊपर ही रहेगा। चिकनी मिट्टी आपने देखी है ना, क्ले, में पानी पास नहीं करता। तो ये पानी को पास कराने की जो प्रॉपर्टी है ना, इसको परमिबिलिटी बोला गया। प्रॉपर्टी टू पास वाटर, उसको परमिबिलिटी बोला गया। समझ आया कि वॉइड रेशियो और परमिबिलिटी क्या काम करता है? अब डेरिवेशन की जरूरत तो है नहीं जेकेएसएसपी में, बट आपका पहला लेक्चर है तो मैं थोड़ी बहुत आपको करवा देता हूँ ताकि चीजें समझ में आती रहेंगी। पोरोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ द सॉइल को 1/n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द व्हीट? आप मेरा लिख दीजिए। क्या मैं इस छोटे से फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ द व्हाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड अपॉन व्हाइट्स? मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। और मैं जानता हूँ कि आप लोगों का वॉल्यूम ऑफ द व्हाइट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड होता है वॉइड रेशियो। I can define from this point that 1 upon n is equals to 1 plus 1 upon e. So 1 upon n will be equal to e plus 1 upon e. Oh sorry, e plus 1 upon e. तो n will be क्या हो गया? n will be e upon 1 plus e. एक फॉर्मूला आपका ये बना। Similarly, you can also say इसी सेंटेंस से क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं यहां पर 1 upon e is equals to 1 minus 1 upon n, यानी e will be equal to n upon 1 minus n। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, सॉरी n minus 1, n upon n minus 1। ये बात भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, काम की बात है, काफी इंपॉर्टेंट बन सकती है आप लोगों के लिए। तो ये दो बातें जो मैंने आपको बताई है एक्चुअली में मैंने फॉर्मूले में लिख रखी है, e अपॉन 1 प्लस e और n अपॉन 1 माइनस n। आपको याद करना है, काम आता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप ही लोगों के लिए ला रखी है।
थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा प्लीज, कि कितनी कितनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इनकी हो सकती है। आपका मैक्सिमम वॉइड रेशियो 91% तक जा सकता है अगर क्यूबिकल एरे में अरेंज है। वन लाइनर कंसेप्ट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, इसलिए आपको ये याद करना है। और मिनिमम 47.6 तक जा सकते हैं। और अगर आपका ये प्रिज्मोइडल एरे में अरेंज है तो 35% तक कम से कम, और पोरोसिटी 25.9% तक कम से कम जा सकती है। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपको बताता है कि आपकी ये मिट्टी है, उस मिट्टी के अंदर आप लोगों का पानी कितना उपस्थित है, बस इतना ही समझाता है ये। जैसे मैंने कहा कि ये मिट्टी, इस मिट्टी में पहले पानी का लेवल ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था। जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है वैसे वैसे मिट्टी सेचुरेटेड होती जा रही है। या मैं ऐसा कहूं कि जितने ज्यादा मिट्टी के वॉइड्स पानी से फिल होते जा रहे हैं उतनी ज्यादा मिट्टी सेचुरेटेड होती जा रही है। इसी को हम लोग डिग्री ऑफ सेचुरेशन कहते हैं। तो कंपेयर क्या कर रखा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ध्यान से सुनिए, वाटर कंटेंट में था वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ द वॉइड्स, मास। लेकिन सेचुरेशन में वॉल्यूम है, दोनों में बस इतना ही फर्क है। और एक बात याद रखना, आप यहाँ पे वॉइड से कंपेयर कर रहे हो, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड से कंपेयर कर रहे हो। आप कितना पानी मिट्टी में भर सकते हो, आप मिट्टी में कितना पानी भर सकते हो, सिर्फ उतना ही भर सकते हो जितनी वॉइड्स की वॉल्यूम है। उसके बाद अगर आप पानी भरते हो ना मिट्टी में, तो वो पानी मिट्टी से ऊपर होता है। जैसे आपकी मिट्टी में पानी यहां तक आ गया, समझ लो, उसके बाद अगर आपने मिट्टी में पानी भरा तो वो पानी ऊपर चले जाएगा। तो ये जो सेकंड वाला पानी है ना, ये पानी नहीं गिना जाएगा, पानी वो ही गिना जाएगा जो मिट्टी की वॉइड्स में भरा होगा। तो इसीलिए कहा गया कि सेचुरेशन मैक्सिमम 100% तक होती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। सारे वॉइड्स पानी से भर सकते हैं, लेकिन अगर पानी और ज्यादा भरेगा तो फिर वो वॉइड्स में नहीं भर रहा, वो ऊपर भर रहा है। इसीलिए सेचुरेशन 100% ही रह सकती है। उससे ऊपर कौन सी कंडीशन आती है फिर, सबमर्ज कंडीशन। ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सेचुरेशन कैन ओनली बी 100%, और यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि ऊपर नीचे वॉल्यूम है। अगर वाटर जीरो है तो सेचुरेशन जीरो है। जब सेचुरेशन जीरो है ना तो उस मिट्टी को कहते हैं ड्राई सॉइल। और अगर फुली सेचुरेटेड है तो सेचुरेशन 1 के बराबर होती है या 100% के बराबर होती है। ठीक है, आपका एक टेबल यहाँ पर दे रखे हैं, कृपया इस टेबल को आप याद रखिएगा, काफी काम का टेबल है वन लाइनर को ध्यान में रखते हुए। अगर आपके सेचुरेशन की वैल्यू 0.25 है तो वो ह्यूमिड स्टेट में आता है। 0.25 से 0.5 है, डैम्प स्टेट में आता है। 0.5 से 0.75 है, मॉइस्ट स्टेट में आता है। 0.75 से 1 है तो वो वेट स्टेट में आता है। और अगर मैं 1 के आसपास की बात कर रहा हूँ 100%, तो वो फुली सेचुरेटेड कहलाता है। तो इसको याद करने का तरीका तो मतलब ऐसा मैंने कुछ बनाया नहीं है। कुछ भी आप बना लेना, HDM कल तक मैं बना के दे दूंगा, मैंने इसका सोचा नहीं था, कल तक मैं इसकी ट्रिक बना के दे दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। एक बार आप मेरे को प्लीज यस कर देंगे, जितना भी मैंने ये प्रॉपर्टीज आपको अभी तक पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया अच्छे से। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। अभी मेरे पास यहाँ पर बात आती है, अभी अगली ही प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज नोन टू बी एज एयर कंटेंट। बिल्कुल सेम जो सेचुरेशन था ना, उसमें तो पानी को देखते हुए एयर कंटेंट में किसको देखेंगे, हवा। बस। और आप देखेंगे बिल्कुल सेम है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर की जगह एयर है।
वाटर की जगह एयर है, वॉल्यूम ऑफ द एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द वॉइड, एक ही बात है। अब अगर वाटर है ही नहीं तो ड्राई सॉइल होगा ना, ड्राई सॉइल के लिए हवा ही हवा है सारा, तो उसमें एयर कंटेंट 1 होता है, और सेचुरेटेड सॉइल में हवा तो है ही नहीं, पानी पानी है, तो वहां एयर कंटेंट 0 होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आपको एक बात याद रखना है कि या तो आपके वॉइड्स में हवा हो सकती है या आपके वॉइड्स में पानी हो सकता है। तो सेचुरेशन प्लस एयर कंटेंट का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। कहने का मतलब आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अगर ऐड करता हूं तो क्या मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वाटर अपॉन वॉइड्स। पर एयर प्लस वाटर क्या होता है, वॉइड्स होता है ना, दोनों का सम करूंगा तो 1 आएगा। आपने कहा ठीक है, बना गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरीके से ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। तो एयर कंटेंट क्या है, बिल्कुल सैचुरेशन की तरह है, बस पानी की जगह हवा है। उसके बाद परसेंटेज एयर वॉइड्स। परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। जैसे ऊपर में क्या था ना, ऊपर में था वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, नीचे वॉल्यूम ऑफ द सॉइल है बस। ये इंपॉर्टेंट क्यों बना, इसके रिगार्डिंग एक फॉर्मूला आया, उसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो आप लोगों का परसेंटेज एयर वॉइड्स है, वो परसेंटेज एयर वॉइड्स आप कैसे लिखते हैं, ईटा ए। फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर 1 by eta A will be equal to volume of air plus volume of water by volume of soil। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का वॉल्यूम ऑफ एयर रेसिप्रोकल कर दिया ना मैं। हाँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 by eta A will be equal to 1 plus volume of water by volume of air। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो यहां से एक रिलेशन तोड़ते हैं हम लोग, और वो रिलेशन मेरे पास क्या आता है, eta A will be equal to eta dot AC। ये कैसे आया इसको मैं बनाता हूँ, इसकी भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ऊपर से ही हो जाता है आपका ये, तो मैं ऊपर से ही बना देता हूँ एक ही फॉर्मूले से। अगर मैं इस फॉर्मूले से दूसरी चीज तोड़ना चाह रहा था जो आईएएस के सिलेबस में आपके में है नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, न्यूमेरिकल अगर आया तो मैं लिख दूंगा वो। eta A will be equal to volume of air by volume of soil। क्या मैं ऊपर नीचे वॉइड्स से डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं? मैं ये चीज जानता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये होता है एयर कंटेंट, ये होती है पोरोसिटी, पोरोसिटी इनटू एयर कंटेंट। तो ये भी एक फॉर्मूला है, आपको ये याद करना है, लिखा हुआ है ऑलरेडी वहां। मैंने याद कैसे कर रखा है, ईटा ए को लिखा जाता है ईटा ए, और ये ईटा और ए का मल्टीप्लीकेशन ही तो है। तो ऐसे मैंने इसको याद कर रखा है, आपको ये चीज याद रखनी है, काम की बात है, काम आ सकती है। तो ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू 0 से 100 के बीच में लाई करती है। 100% सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 होती है क्योंकि हवा होती ही नहीं। तो ये मैंने आप लोगों को 6 चीजें याद कराई। 6 चीजों के बिहाफ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके काफी काम के बनते हैं, इनके बिहाफ पर न्यूमेरिकल काफी आते हैं एग्जाम में। कैसे आते हैं मैं वो भी अभी एक एक करके सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा आपको। तो बाय द वे अभी मेरे पास बात आती है यहाँ पर कि एक पहला है वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच का डिफरेंस। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ईटा अपॉन ईटा माइनस 1 होता है, तो मिसप्रिंट है, ईटा माइनस 1 होगा, और ई अपॉन 1 प्लस ई होता है। एक फॉर्मूला हमारे पास आता है एस ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। देखिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई एग्जाम के लिए नहीं है, तो मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा, सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एस ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी, एस फॉर सैचुरेशन, ई फॉर वॉइड रेशियो, डब्ल्यू फॉर वाटर कंटेंट, जी फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये तो पढ़ाना ही भूल गया, पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आगे आता हूँ। पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ा देता हूँ। बात आती है यहाँ पर कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है। आपका मटेरियल का मैं लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, इसको 2 मिनट रुको।
बहुत नई चीज बताऊंगा इसके बारे में आपको। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज जो आपके मटेरियल की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ए अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, बस। किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को आप पानी की डेंसिटी के साथ कंपेयर करते हैं तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। कंडीशन है कि दोनों की वॉल्यूम सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमने मटेरियल तो इतना सा ले लिया और पानी का टैंक ले लिया, ऐसा नहीं, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है। अब मैं जानता हूं अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, ऊपर नीचे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो ना। हाँ, और जब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करता हूं तो क्या आता है, मास। क्या मैं नया फॉर्मूला बना सकता हूं, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू द मास ऑफ वाटर, बट वॉल्यूम कैसी होनी चाहिए, सेम वॉल्यूम होनी चाहिए। अब मैं ये भी जानता हूं कि मास को अगर ऊपर नीचे ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे पास आ सकता है वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ डब्ल्यू। हाँ, बट वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आया था सेम वॉल्यूम को लेकर और बड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, तो बच्चे लिखते नहीं थे उसको, तो वहां बहुत बच्चों ने गलत करा था। थोड़ा ध्यान देना इसका। ठीक है, वॉल्यूम कैसा होगा, सेम होगा। नाउ आई कैन से माय डियर स्टूडेंट कि तीन फॉर्मूले बने, डेंसिटी का रेशियो, मास का रेशियो, वेट का रेशियो। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अब एक चीज मैं यहां से और बता दूं कि अगर आपके मटेरियल की डेंसिटी आपकी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है तो 100% वो मटेरियल पानी के अंदर डूबेगा। अगर आपके मटेरियल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो 100% वो मटेरियल पानी के अंदर तैरेगा। और अगर आपके मटेरियल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के बराबर है तो वो मटेरियल पानी के अंदर कुछ इस तरीके से डूबेगा कि मटेरियल का सरफेस और पानी का सरफेस कोइंसाइड करेगा, दोनों का सरफेस एक तरफ आ जाएगा, कोइंसाइड करेगा, उस तरीके से वो पानी के अंदर डूबेगा। सरफेस कोइंसाइड्स। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? बात आई यहां से कि भाई इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी और क्या बताती है। क्या मैं ये बात लिख सकता हूं जितनी ज्यादा मटेरियल की डेंसिटी होगी उतना ज्यादा मटेरियल की ताकत होगी? हाँ, ये तो पक्की बात है। और मैंने कहा डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। अगर एक वॉल्यूम में जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी, ये भी पक्का है। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी ना, और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज्यादा ताकत भी तो होगी, पक्का होगी भाई, इसमें कोई दुविधा ही नहीं है। तो एक बात याद रखना, जितनी ज्यादा आपके मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उतनी ज्यादा आपके मटेरियल की ताकत भी होगी। ये बात भी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ वन लाइनर मैं आपको दिखा देता हूं, आपके काम आएगा, आपको याद करने की आवश्यकता भी है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज रेशियो। हाँ, ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, नापी किस टेम्परेचर पे जाती है। ये नापी जाती है आप लोगों की 27 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पे। ये बात आपको याद रखनी है, काम की बात है। अब याद है तुमको कि मैंने तुमको ये पढ़ाया था आपके पास दो तरह की मिट्टी होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, पढ़ाया था ना। आपके पास दो तरह की मिट्टी होती है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉइल। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल में मैंने ये भी बताया था कि भाई ऑर्गेनिक सॉइल की ताकत कम होती है, इनऑर्गेनिक सॉइल की ताकत ज्यादा होती है। ये अब मैं ये भी तो लिख सकता हूं यहां पर कि अगर ऑर्गेनिक सॉइल की ताकत कम है तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी तो कम होगा ना। अरे वाह, रिलेशन समझ में आ रहा है, कहां पढ़ा, कैसे पढ़ा और अप्लाई कहां कर रहे हो।
तो डेफिनेटली इनऑर्गेनिक सॉइल की ताकत ज्यादा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज्यादा होगी। बस कितनी है कैसे है वो चीज मैंने तुमको अभी बतानी है, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद मेरे पास बात आती है यहाँ पर कि आप लोगों का स्पेसिफिक ग्रेविटी किस टेम्परेचर पर निकाली जाती है, वो तो मैंने लिखवा दिया ना, 27 डिग्री पे। हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए 2.65 से 2.68, हार्डली आप इसको 2.6 से 2.7 भी कई किताबों में देखोगे, एवरेज एवरेज इतना रहता है। इनऑर्गेनिक की इतनी, ऑर्गेनिक की तो आधी है, बिल्कुल आधी के आसपास आ रहा है। हाँ, ये देख रहे हो आप लोग, इतनी कम है। उसके बाद मैं ये भी कह सकता हूं कि आप लोगों का जितना ज्यादा, अब इनऑर्गेनिक में क्या था, इनऑर्गेनिक में मिनरल कंटेंट ज्यादा था ना, याद हो तो तुम लोगों को, तो जितना ज्यादा मिनरल कंटेंट होगा उतनी ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, और ऑर्गेनिक कंटेंट जितना ज्यादा होगा उतनी कम स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। ये चीज भी मैंने आपको लिखवाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, ये पॉइंट भी ऑलरेडी बता चुका हूं, रटने का पॉइंट नहीं है, समझा दिया मैंने आपको। फाइन ग्रेन की ताकत कम होती है ना, ताकत कम होती है कि नहीं होती, होती है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी में ये रिलेशन उल्टा होता है। क्या होता है, फाइन ग्रेन के अंदर मॉलिक्यूल्स ज्यादा आते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा आते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ज्यादा आने से आप लोगों की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। कोर्स ग्रेन में ऐसा नहीं होता, तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिकली समझाया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा आते हैं जिसके कारण स्पेसिफिक ग्रेविटी बदल जाती है। एक रिलेशन याद रखेंगे कि आपको पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ओरिजिनली तो आप लोग 27 डिग्री पे निकालते हैं, और दुबई में कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां 27 पे थोड़ी होगा, वहां तो गर्मी बहुत है। तो किसी भी टेम्परेचर पे स्पेसिफिक ग्रेविटी को कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला काम आता है, उस फॉर्मूले को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। तो वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास इस तरह से शो किया गया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एट T°C इनटू में गामा डब्ल्यू एट T°C वो कांस्टेंट रहता है। मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। जनरली क्या है कि इसको मैं याद करने का छोटा सा तरीका यही है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू गामा एट T°C, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू गामा 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। या मैं ये कह सकता हूँ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू गामा जो है, गामा क्या है, गामा डब्ल्यू है, वाटर है, ठीक है ना, वो क्या है, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहती है हमेशा। तो अगर मेरे को T डिग्री का निकालना है तो मैं गामा डब्ल्यू नीचे ले जाऊंगा, क्योंकि 27 का तो लैब में निकाल ही चुका हूं मैं एक्सपेरिमेंटली। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि जी टी क्या हो गया, 27 इंटू गामा अपॉन गामा टी। इस फॉर्मूले के साथ मैं ये चीज निकाल सकता हूँ। चलिए एक बार आप मेरे को यस कर दीजिए कि ये चीजें आपको क्लियर हुई सारी की सारी अच्छे से। प्लीज आप मेरे को बता देंगे क्या? हाँ वेल, बहुत सही। 2 मिनट का पेशेंस करो, मैं क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन मुझे आपको कराने हैं अभी। 20-30 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस साथ के साथ रहेगी तो ठीक रहेगा। ठीक है, 2 मिनट का पेशेंस करो बस।
चलिए अभी ना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। मेरी स्क्रीन आपको प्रॉपरली आ रही है क्या? एक बार बताएंगे, क्वेश्चन वाली स्क्रीन आ रही है क्या? कैन यू प्लीज कमेंट? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्प्ले टू यू ऑन द स्क्रीन। क्या कहता है आपको पहला क्वेश्चन कि ट्रांसपोर्टेड वाटर फॉर्म ट्रांसपोर्टेड सॉइल इज, भाई जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे अपन इसको, ठीक है ना? लेकिन ये खुल क्यों नहीं रहा? अरे मैं दूसरे फोल्डर में इसको खोल रहा हूँ, 2 मिनट, दूसरे फोल्डर में खोलूंगा मैं इसे, 2 मिनट रुकना। ये इसमें मैं लिख नहीं सकता, तो उसमें खोलूंगा जिसमें लिख पाऊँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। हाँ भाई, तो पहले का आंसर तो आपको पता ही है, दैट इज नोन टू बी ए सी, बिकॉज वाटर फ्रॉम ट्रांसपोर्टेड सॉइल इज सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये कैसे होता है? चलिए, इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन ये मेरे को कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट डज नॉट पोजेस प्लास्टिसिटी। इनमें से कौन प्लास्टिसिटी आपको शो नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। मैं आपको बता देता हूँ प्लास्टिसिटी क्या होती है। मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन आया तो थोड़ा बहुत वैसे ही बताता हूँ। कोहेजन, यानी जिस मिट्टी के पास चार्ज होता है ना, चार्ज किसके पास होगा? फाइन सॉइल के पास। वो मिट्टी प्लास्टिसिटी शो करेगी। इसमें जो आपका रॉक फ्लोर है, इसमें चार्ज नहीं होता, जिसके कारण ये प्लास्टिसिटी बिल्कुल भी शो नहीं करती। तो आप लोगों का रॉक फ्लोर जो है वो किसी भी तरीके से प्लास्टिसिटी को शो नहीं करता। एओलियन सॉइल कहलाती थी, जो विंड की वजह से बनती थी, आपको ऑलरेडी पता ही है ये बात। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विंड ब्लोन सिल्ट हैविंग लिटिल और नो स्ट्रेटिफिकेशन इज कॉल्ड। विंड ब्लोन सिल्ट को आप क्या नाम देते हैं? जल्दी करेंगे। ऑब्वियसली आपको पता है, दैट इज कॉल्ड लूज सॉइल। उसके बाद मैं जानता हूं यहां पर अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है कि वो इंजीनियरिंग सॉइल नॉट रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट। इनमें से आपके अकॉर्डिंग सॉइल कहां पर काम नहीं आती? इनमें से आपके अकॉर्डिंग सॉइल कहां पर काम नहीं आती, वो आपको बताना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। रोपवेज, भाई रोपवे तो कहां पर काम आता है? आपने देखा होगा, जो हमारे पास ट्रॉली चलती है तार पे, वहां सॉइल थोड़ी काम आती है। भाई ये प्लीज आप इनको हटा लीजिए, ये जो भी आपने मार्क करा है प्लीज, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हो जाता है ना ऐसे। आप कमेंट करिए ना एक प्रोफेशनल तरीके से, तो ठीक रहेगा। आगे कह रहे हैं व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द रॉक वेदरिंग आर नॉट ट्रांसपोर्टेड। हाँ, मैं ये बताना भूल गया, शब्द है और कुछ नहीं है। दो तरह से मिट्टी होती है, एक होती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड आपको नाम सजेस्ट कर ही रहे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वन प्लेस टू अनदर। एक से दूसरी जगह जो ट्रांसफर होती है उसको ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। दूसरा आपके पास आता है रेजिडुअल सॉइल। रेजिडुअल सॉइल क्या है? जो ट्रांसपोर्ट नहीं करती, नॉट ट्रांसपोर्टेड। तो जो एक ही जगह पर रह जाती है, जो एक जगह पर रह जाती है, वो कौन सी सॉइल होती है? रेजिडुअल सॉइल होती है। लिखा है नॉट ट्रांसपोर्टेड, दैट इज एक्चुअली नोन टू बी एज द रेजिडुअल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है आपके सैंडी सॉइल की? ये रटने का क्वेश्चन है, आपको रटना पड़ेगा। दैट इज एक्चुअली नोन टू बी एज
मैंने बताया जनरली कितनी लेते हैं आप लोग, 2.67 ना, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। आगे मेरे पास बात आती है यहाँ पर, मेथड ऑफ स्लाइसिस इज एप्लीकेबल टू व्हाट। अरे स्लाइसिस का मतलब समझते हैं ना आप लोग, मेथड ऑफ स्लाइसिस कहाँ पे काम आता है, मैं आपको बता देता हूँ। स्लाइसिस का मतलब जैसे आपका बटर है, तो बटर की आप स्लाइस काटते हैं, है ना, होता है ना, ब्रेड पे लगाने के लिए बटर की स्लाइस कटती है, तो ऑलवेज रिमेंबर स्लाइस आप उसी की काटते हैं जो एक जैसा दिखता है, जो एक जैसा दिखता है, होमोजीनियस। जो ऑलरेडी अलग अलग है, जैसे स्ट्रेटिफाइड है जिसमें लेयर्स है, तो उसकी स्लाइस बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी लेयर्ड है, तो वो तो आपको दिख ही रहा है ना कि ये तो पूरी अलग है, उसके बाद दूसरी लेयर अलग है, तीसरी लेयर अलग है, तो वहां स्लाइस नहीं बनता। स्लाइस वहां बनता है जहां यूनिफॉर्मिटी होती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होमोजीनियस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ मिलता है, कैन यू प्लीज टेल मी। आपका ब्लैक कॉटन सॉइल आपको कहाँ देखने को मिलता है, दो जगह मैंने आपको बताया था। तो साउदर्न इंडिया की साइड आपका ब्लैक कॉटन सॉइल देखने को मिलता है, और मैंने ये भी शायद आपको नहीं लिखवाया, मैं लिखवाना तो चाह रहा था। ब्लैक कॉटन सॉइल किधर से बनता है, बसाल्ट और ट्रैप से बनता है। ये चीज आपको याद रखनी है, काफी काम की बात है आप लोगों की, ठीक है। चलिए अभी मेरी बात आती है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साउदर्न में भी एक चीज और लिख लो, ये भी पूछा जा सकता है, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू, अब डेक्कन प्लेट्यू पता है आपको क्या होते हैं, ज्योग्राफी का पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए प्लीज। फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर, ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, काम का नहीं है वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज नॉट विंड ब्लोन डिपॉजिट, आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बच्चे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा विंड ब्लोन नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है। देखो ये तो पक्का है, ये भी पक्का है। ड्रिफ्ट जो है वो आपको भी पता है ना, ग्लेशियर होता है, तो ड्रिफ्ट इज द करेक्ट आंसर ऑब्वियसली। ड्यून सैंड तो रेगिस्तानी मिट्टी होती है, ड्यून सैंड तो रेगिस्तानी मिट्टी होती है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अभी मेरे पास बात आती है यहाँ पर, एक मिनट, एक बच्चे ने हैंड रेस करा है, आदिल प्लीज आप, हाँ बोलेंगे ब्रदर। सर आपने बोला था ब्लैक कार्टन सॉइल सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में फाउंड किया जाता है। हाँ करा जाता है, मैं आपको बता दूं, राजस्थान में भी होता है, सेंट्रल इंडिया में भी होता है, महाराष्ट्र जोन में। लेकिन क्या जी है ना सर, अभी पता है, आपने हाँ ऑप्शन मैंने साउदर्न ऑप्शन इंडिया में क्यों आप लगाया, सुन तो लो। मैंने साउदर्न इंडिया इसलिए लगाया क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है ना, एज कंपेयर टू राजस्थान एंड सेंट्रल इंडिया, वो थोड़ी ज्यादा है साउदर्न साइड। डेक्कन प्लेट्यू में ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत हद तक देखने को मिलता है, तो इसलिए मैंने एज कंपेयर टू दिस वन साउदर्न इंडिया लगाया, ठीक है। ओके सर। हाँ भाई आपको ना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, आदिल ने थोड़ा ध्यान से ये क्वेश्चन करा। इसी तरह के क्वेश्चन जेके एसएसबी में अक्सर, इस बार तो बहुत क्वेश्चन थे जिनमें कंफ्यूजन बहुत थी, तो इस तरह के आपको कोई भी क्वेश्चन मिले ना प्लीज आप तुरंत क्लियर करना। आदिल कैन यू प्लीज शट योर माइक। तो आप, मेरे को बहुत अच्छा लगा इस तरह के क्वेश्चन आपने पकड़े, आप प्लीज इनको पकड़कर चलना क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट का मोस्ट कॉमन मीडियम कौन सा है, अकॉर्डिंग टू मी तो वाटर माना जाता है, बाकी आपका कमेंट हम देखना चाहेंगे, क्या आता है जल्दी आप करेंगे। हाँ वाटर माना जाता है, सबसे ज्यादा वाटर माना जाता है, कॉमन जो है वो वाटर है। लेकस्ट्राइन सॉइल कहां से मिलती है, कृपया करके आप कमेंट करेंगे, मैं चाहता हूं सबसे बढ़िया आंसर आया आपका इसमें। लेकस्ट्राइन सॉइल कहां से मिलता है, भाई मैंने आपको बताया ना, याद करने का तरीका भी तो बताया था, एल फॉर लेकस्ट्राइन, एल फॉर लेक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द एओलियन सॉइल।
आपका बोला गया एओलियन सॉइल के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा ठीक कौन सा गलत। लो डेंसिटी लो कंप्रेसिबिलिटी नहीं, लो डेंसिटी तो ठीक है बट कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, तो ये तो गलत है। ये विंड से डिपोज होता है तो ठीक है। परमेबिलिटी लार्ज है वो भी पक्का है, क्यों? क्योंकि वॉइड रेशियो काफी अच्छा है, वॉइड्स इसमें अच्छे होते हैं ना, तो पोरोसिटी भी अच्छी होती है इसकी, और आपको एनालाइज करने में भी आसान होगा। जो रेगिस्तानी मिट्टी होता है उसमें पानी पास हो जाता है ना। तो परमेबिलिटी अच्छी, विंड से अच्छा। पहला स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर वर्ड के कारण गलत है, यानी ऑप्शन बी सही है। बहुत बच्चों का बी सही था। नेक्स्ट, द मोस्ट ससेप्टेबल फॉर लिक्विफेक्शन, आपके अकॉर्डिंग लिक्विफेक्शन इनमें से किसमें बहुत जल्दी हो सकता है? पहले मैं आपको लिक्विफेक्शन बता दूं क्या होता है, जरा उसको समझ लो आप। बात आती है यहां से माय डियर स्टूडेंट, कई बार आप देखोगे जब अर्थक्वेक आता है, जब आपका अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक आने पर आपकी मिट्टी में पानी ऊपर की साइड आ जाता है, वाटर राइजेस अप इन द सॉइल, वाटर राइजेस अप इन द सॉइल, और शेकिंग होती है आपके जमीन में, मिट्टी हिलती है, मिट्टी हिलता है तो पानी भर जाता है। उसके बाद ना सॉइल बिकम्स सैचुरेटेड एंड एक्ट एज बॉइल्ड सॉइल, या बॉइल्ड शब्द ना यूज करके मैं कहूंगा लिक्विफाइड सॉइल। वो मिट्टी दलदल की तरह बिहेव करती है, तो उसी पर्टिकुलर प्रोसेस को लिक्विफेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब लिक्विफेक्शन सबसे ज्यादा कहां हो सकता है? डेंस सैंड में तो नहीं होगा, जितनी खाली जगह होगी मिट्टी में, ये बात तो पक्की है कि जितने वॉइड्स होंगे उतना ज्यादा लिक्विफेक्शन का चांस होगा, क्योंकि पानी आराम से उतनी जल्दी ऊपर आ जाएगा। तो डेंस में तो नहीं होगा ना, डेंस में तो वॉइड्स कम होंगे। क्ले में भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्ले में परमेबिलिटी कम है, पानी ऊपर आ ही नहीं सकता। तो मैंने कहा ग्रेवल और कॉबल्स, बट ये सैचुरेटेड है वो ठीक है, इनमें पानी आएगा, ये ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं अभी। ग्रेवल और कॉबल में पानी ऊपर आएगा, लेकिन वो नीचे भी उतनी जल्दी जाएगा। हाँ, तो इनको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है इनकी, ये वाटर को होल्ड नहीं कर सकते, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल बेकार है। फाइन और मीडियम सैंड में पानी आएगा और होल्ड भी हो जाएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग लिक्विफेक्शन इनमें होना चाहिए। ग्रेवल और कोबल दलदल की तरह बिहेव नहीं कर सकते, सैंड दलदल की तरह बिहेव कर सकती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा लगा, लगभग बहुत बच्चों का सही था ये उत्तर। सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स जिसमें सिल्ट और क्ले के ऑल्टरनेट लेयर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, मैंने पढ़ाया है आपको ये। बहुत अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं वार्प्ड क्लेस। ठीक है, आगे, स्ट्रक्चर्स बिल्ड ऑन डैश विल हैव टू विथस्टैंड ग्रेटर रिस्क ड्यूरिंग अर्थक्वेक। वो स्ट्रक्चर जिन पे अर्थक्वेक के चांस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? भाई ऑब्वियसली ना, जो पहले से लूज है वो हिलने पर और ज्यादा बैठ जाएगी, कॉमन सेंस की बात थी, हटाओ इसको। ब्लैक कॉटन सॉइल किससे बनता है? आपकी तरफ से आंसर आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ब्लैक कॉटन सॉइल किससे बनता है? बहुत अच्छा, बसाल्ट से बनता है। मैंने आपको बताया बसाल्ट और ट्रैप। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल? ऑप्शन एबीसीडी, इनमें से ब्लैक कॉटन सॉइल की क्या प्रॉपर्टी है? मुझे दिख रहा है, देखने से ही पता लग गया। बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर करते हैं और सही करते हैं। सॉइल्स आर बेसिकली व्हाट, इनमें से क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग सॉइल का? ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, तो ये अगर कमांड अच्छी है ना, आज पहला लेक्चर था, इनमें कमांड अच्छी होनी चाहिए आपकी। प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, ये आप नहीं ऐसे नहीं करिए, ये हटा लीजिए लाल मार्कर जो आपने लगाया है। कॉलिवियल सॉइल वो जो किससे ट्रांसपोर्ट होती है? कॉलिवियल सॉइल ये देखिए,
उमर, हाँ आपको भी पता है ग्रेविटी से होती है। चलिए आगे चलते हैं। जियोलॉजिकल साइकिल का कौन सा ऑप्शन ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, सबको ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका लगभग सही है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन, इनमें से ऑर्गेनिक कंटेंट किसमें ज्यादा है? हाँ बहुत सही, ऑर्गेनिक कंटेंट पीट में ज्यादा है, आपको देखने को मिल गया, पीट में ज्यादा है। उसके बाद इसको मैं अभी करवाता हूँ, ये थोड़ा लंबा है ना, पहले छोटे छोटे करवा देता हूँ न्यूमेरिकल, फिर उस पर आऊंगा। आपको बोला गया कि एक मिट्टी है, उसका पोरोसिटी जो है वो 33% है, वर्ड रेशियो कितना होगा बताइए, लगाइए आंसर करिए, आपके अकॉर्डिंग क्या आप करा सकते हैं। ऑप्शन सी की तरफ रुझान है थोड़ा सा, लेट मी चेक इट, फिर उसके बाद अपन भी आगे चलते हैं। एज आई नो वन थिंग, एक मिनट, मैंने यार फॉर्मूला शायद से पीडीएफ में गलत लिख दिया, मैं उसको 1 मिनट के लिए करेक्ट करना चाहूंगा। मैंने जल्दीबाजी में बहुत बड़ी गलती कर दी लग रहा है, लेट मी करेक्ट इट, 1 मिनट लगेगी, उसको करेक्ट कर लेते हैं। मैंने जो आपके लिए पोरोसिटी और वॉइड रेशियो का फॉर्मूला लिखा था, लिखा था, 1 मिनट का पेशेंस करना, वो मैं ठीक कर देता हूँ, वो हल्की सी हमने गलती कर दी कैलकुलेशन में, मेरे अभी अभी दिमाग में आई है, वो ठीक कर लेते हैं पहले। हाँ ये इधर हमने हल्का सा गलत कर दिया था, ये E/1 + E वहां तक तो ठीक था, ये जो था ना ये गलती कर दी थी, इसको ठीक कर लेते हैं बस 1 मिनट। तो मैं जो लिखने वाला था वो लिखता यहाँ से कि 1/E = 1/n-1, तो मेरे पास फॉर्मूला बनता है n/1 - n, अभी ठीक आता है, ठीक है ना? हाँ तो बस ये ठीक करना था। बाय द वे फिर वन लाइनर में भी मैंने कुछ गड़बड़ करी है, ये हाँ ठीक है। चलो ये तो मतलब करेक्ट हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार प्लीज मेरे को कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, ये ठीक है ना जो अभी अभी हमने करेक्ट करा? जल्दीबाजी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, प्लीज आप मेरे को कमेंट कर देंगे क्या? तो अभी हमने फॉर्मूला देखा, E = n/1 - n, n 0.3 है, 30% का मतलब होता है 30/100, सॉल्व करेंगे 3/10 मतलब 0.3 अपॉन 1 - 0.3, आंसर आया 0.3/0.7, तो आंसर इज 3/7, and then I will be going to convert it, 7 4 the 28, 7 2 the 14, 7 8 the 56, option number C is the correct answer for this question, ठीक है? चलिए अभी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉइल हैज द श्रिंकेज लिमिट, अभी मैंने श्रिंकेज लिमिट के बारे में नहीं पढ़ा है, बट श्रिंकेज लिमिट क्या होती है मैं बता देता हूँ, अभी के लिए जो होती है वो बता देता हूँ। श्रिंकेज लिमिट इज वाटर कंटेंट, ठीक है, आपको याद रखना है, श्रिंकेज लिमिट इज नथिंग जस्ट द वाटर कंटेंट। तो मैंने कहा आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है वाटर कंटेंट 10%, यानी 0.1 10% का मतलब होता है, जी का वैल्यू गिवन है 2.7, और आपसे बोला गया कि पोरोसिटी आपको बतानी है कितनी है।
और कैसा है ना, अभी ध्यान से देखते हैं। देखो एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको श्रिंकेज लिमिट दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि ये 100% सैचुरेटेड है, 100% सैचुरेटेड सॉइल है। तो आपको ये मानकर चलना है, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, कल या आज ही मैं देखता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा ये आपको। तो ये चीज आपको मानकर चलनी है कि आपका सैचुरेशन 1 है, 100% है। 2 मिनट, किसी ने हैंड रेस करा है। जी आदम। चलो, श्रिंकेज लिमिट मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी के लिए बस आप मानकर चलो कि इसका है वो जो है क्या बोलते हैं, सैचुरेशन 1 के बराबर है। तो मैं फॉर्मूला जानता हूं ना, SE इज इक्वल्स टू WG। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, सहवाग, इंडियन क्रिकेट टीम का प्लेयर है सहवाग था। तो S का मतलब तो 1 हो गया, E मुझे निकालना पड़ेगा पहले। W 0.1 है और ये 2.7 है, यानी वॉइड रेशियो कितना आ गया, 0.27। और मैं जानता हूं कि पोरोसिटी क्या होती है, वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस ई, यानी 0.27 अपॉन 1.27, यानी आंसर विल बी 27 अपॉन 1.27। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोगों को? तो सॉल्व कर लेंगे जब इसे हम, तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, 27 अपॉन 1.27, 127 सॉरी, लगभग 20% के आसपास, नियरली 20% के आसपास। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आ जाएगा, बहुत बच्चों का सही लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं कि एक सॉइल है और वो कैसी सॉइल है, सैचुरेटेड सॉइल है, यानी एस की वैल्यू 1 है। वाटर कंटेंट कितना हो गया उसका, 29.6। अगर उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 है, तो ड्राई यूनिट वेट आपसे पूछ रहा है। आप प्लीज इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे क्या, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए और मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। प्लीज आप इस क्वेश्चन को खुद से करें। चलिए, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक दो फॉर्मूला बता देता हूं, जब भी बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है। जो मैंने फॉर्मूले छुड़वाए थे ना अभी आपको, मैं उन फॉर्मूलों को करवा देता हूं, ताकि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। बात आती है कि पहला फॉर्मूला तो डिस्कस हो गया था, दूसरा भी हो गया था, हमने यूज भी करा इसको। ड्राई यूनिट वेट निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, याद करने हैं ये 8-9 फॉर्मूले हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इनको याद करेंगे। गामा डी इज इक्वल्स टू में जी गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। गामा डी जो है वो ड्राई यूनिट वेट है, गामा जो है वो बल्क यूनिट वेट है, डब्ल्यू जो है वो वाटर कंटेंट। ठीक है, उसके बाद आता है गामा इज इक्वल्स टू, ये मतलब बहुत, इससे तो कई फॉर्मूले बनाता हूं मैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मेजर फॉर्मूला। गामा इज इक्वल्स टू जी प्लस एस सी अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। जी क्या है, एस क्या है, ई क्या है, सब आपको पता है। अब इसी फॉर्मूले से देखो, अगर ड्राई सॉइल है तो ड्राई सॉइल में सेचुरेशन तो 0 होगा ना। हाँ, तो क्या बन जाएगा, यही फॉर्मूला, गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई। इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा मैं वहां, देखना अभी। और अगर मेरे पास सेचुरेटेड सॉइल है, तो सेचुरेटेड सॉइल में ये क्या बन जाएगा, एस इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो एस इज इक्वल टू 1 अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूं, क्या बन जाएगा, जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, फिर बात करता हूँ सबमर्ज की। सबमर्ज तो आपको पता है ना, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू फॉर्मूला होता है भाई। तो गामा सेट क्या है, जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू, माइनस गामा डब्ल्यू क्या है, गामा डब्ल्यू। इसको सॉल्व करके देखना कॉपी में, जल्दी बताओ। यही फॉर्मूला आ रहा है, जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। यस लिखेंगे प्लीज।
यस लिखेंगे प्लीज। यही फॉर्मूला आ रहा है ना, कॉपी में सॉल्व करके देखो। भाई सभी बच्चे करेंगे ना, आप लोग इतना देर लगा रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, यही आ रहा है, याद करना है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद एक फॉर्मूला, ये तो मतलब बहुत ही मेरे को सही लगता है ये फॉर्मूला, ये आप छोड़ देना, ये आपके काम का नहीं है। ये दो फॉर्मूले मेरे को बड़ा सही लगते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन 1 प्लस ई, और वेट ऑफ द सॉलिड इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द सॉइल अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? वाटर कंटेंट है। ये दोनों काम कहाँ आते हैं, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इनका समझ आएगा तुमको। पहले मैं जो न्यूमेरिकल तुमको दे रखा था उसको जरा मैं दिखा देता हूँ एक बार, फिर मैं ये दोनों फॉर्मुलों के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा अलग से। मैं जानता हूँ, एक चीज बताओ, यहाँ पर निकालना क्या था? ड्राई यूनिट वेट। और मैं जानता हूँ ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला है जी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई। ई पता है क्या? नहीं पता। मैं ई निकाल सकता हूँ, एस ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी से। ई क्या हो गया? डब्ल्यू यानी 29.6%, 0.296 है ना, परसेंट है ना वो। तो इतना तो देखो सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 0.296, और जी का वैल्यू है 2.7, एस का वैल्यू 1, ए आ जाएगा, ई लगभग लगभग 0.8 आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास इसका सॉल्यूशन पहले पड़ा था, मुझे याद है इसलिए लिख दिया, अभी तो नहीं है। 0.8 आ जाएगा। तो गामा डी कितना आ जाएगा? 2.7। गामा डब्ल्यू कितना लेते हैं? अरे तो मैंने बताया ही नहीं तुमको, सुनो, नोट करके लिख लेना ये बात, जरा काम की है तुम्हारे। अगर तुम्हारा ये वैसे वन लाइनर में लिखा हुआ है, मैं अभी वैसे लिखवा रहा हूँ। अगर यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो गामा डब्ल्यू होगा 1। अगर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है तो गामा डब्ल्यू होगा 9.81। ठीक है ना, ये याद रखें। तो मैंने यहाँ पे तो 1 ही रखना है क्योंकि देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। उसके बाद मैंने यहाँ पर करा 1 प्लस 0.8। सॉल्व कर लू कि नहीं करूँ, गामा डी आ जाएगा, आ जाएगा। और सॉल्व करने के बाद गामा डी जो आएगा लगभग लगभग आधे के आसपास ही जा रहा, तो मैंने लगा दिया आंसर आज। ठीक है भाई, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, काम की बातें हैं। हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग टू यू, एक सॉइल है जिसका बल्क डेंसिटी गिवन है। बल्क डेंसिटी समझते हो ना, बोले तो सिर्फ गामा 17.6, और वाटर कंटेंट है 10% यानी 0.1। वाइड रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। अगर वाइड रेशियो सेम रहे तो बल्क डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 20% वाटर पे, यानी गामा कितना होगा? 20% वाटर पे यानी 0.2 पे। ये आपका क्वेश्चन है, करो भाई, आई एम गिविंग अ सफिशिएंट टाइम टू अटेम्प्ट दिस। करेंगे, वेटिंग फॉर यू।
चलिए, काफी बच्चों ने आंसर करा, जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, किस तरह से आप इसको करेंगे। बात आती है यहाँ से कि आप एक छोटी सी चीज तो जानते हैं, जी गामा डब्ल्यू, जी प्लस में एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू जो होता है वो गामा के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है ना। और मैं जानता हूँ एस ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी, होता है ना, एस ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी होता है। मैं इस फॉर्मूले को ऐसा तोड़ू, गामा इज इक्वल टू जी प्लस डब्ल्यू जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, और जी कॉमन ले लो यहाँ से, यही फॉर्मूला बन जाएगा जी ऑफ 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। तो गामा का एक फॉर्मूला बन गया आपका। कहा ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले के तहत ये लिख सकते हो, गामा 1 अपॉन गामा 2 इज इक्वल्स टू, गामा 2 तो निकालना है ना, जी तो सेम रहता है, दोनों मिट्टी का जी तो सेम होगा, 1 प्लस W1 अपॉन 1 प्लस W2। पर देखो दोनों का ई तो कांस्टेंट है, जो इसके नीचे 1 प्लस ई आ रहा है और जो इसके नीचे 1 प्लस ई आएगा, ये आपस में कट जाएगा, और गामा डब्ल्यू भी दोनों का कट जाएगा, यहाँ गामा डब्ल्यू यहाँ गामा डब्ल्यू लगाओगे तो कट जाएगा। तो बचा क्या, जी से जी भी कट गया, बचा क्या आपके पास, गामा 1 अपॉन गामा 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.1 अपॉन 1 प्लस 0.2, एक का 10%, एक का 20%। मैंने कहा यार गामा 1 तो पता है मुझे 17.6 है, मैंने कहा ठीक है लगा देते हैं। तो मैंने यहां से कहा कि गामा 1 अपॉन गामा 1 कितना 17.6 अपॉन गामा 2 1.1 अपॉन 1.2 हो जाएगा। अब सॉल्व भी तो करना है, कर लेना। तो लगभग लगभग कितना जा रहा है आपका उत्तर इसमें, 19.2 आपका आंसर आएगा। आप कर लेना, आ जाएगा, क्वेश्चन समझ आना चाहिए, ठीक है। अगला ही क्वेश्चन आया हुआ है, अगले क्वेश्चन से पहले जो वो छुड़वाया था उसको कराना चाहूंगा। मैं चाहूंगा ये आप खुद से करिए प्लीज। एक सैचुरेटेड अनडिस्ट्रिब्यूटेड सैंपल है आपके पास, जिसका मॉइस्चर कंटेंट आपको गिवन है 22% और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गिवन है 2.7, गामा डब्ल्यू आपका है 10, वॉइड रेशियो एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट कितना होगा, करें। सफिशिएंट टाइम में आपको दे रहा हूं इसका, करेंगे प्लीज। चले, जी कन्नो। सर एक्चुअली हमें समझ नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, ये थोड़ा बता दीजिए आप। हाँ ठीक है, अभी करते हैं इस बारे में। इस क्वेश्चन की बात करते हैं पहले तो, या पहले ये समझते हैं फॉर्मूला कौन सा कहाँ लगता है। देखिए एक बार ही में समझ नहीं आता, आप जब इन फॉर्मूलों को याद करेंगे ना, सबसे आसान तरीका बताता हूँ। ये फॉर्मूले 7-8 मैंने जो बताए हैं, इनको जब आप याद करेंगे, याद करने के बाद इन्हीं क्वेश्चंस को आप बिना देखे सॉल्व करना, दूसरे क्वेश्चंस को नहीं, इन्हीं क्वेश्चंस को, तो यू विल एक्चुअली फील कि थोड़ा बहुत समझ में आने लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। एक बारी में नहीं आता, कंफ्यूजन होती है।
उसके बाद फिर मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की वर्कशीट दूंगा, कल दूंगा, फिर आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ये पता लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है। मेरे बताने से एक बार ही में नहीं आएगा, अपने आप से ही 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो वो परमानेंटली आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वो शुरू में होता है, वो मेरे साथ भी हुआ था, वो बहुतों के साथ होता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी बोला गया था कि W गिवन है, G गिवन है, गामा W गिवन है, और आपको बोला गया कि वॉइड रेशियो निकालो और सैचुरेटेड यूनिट वेट निकालो। तो वॉइड रेशियो तो निकलना बहुत आसान है। कैसे? मैं जानता हूँ S की वैल्यू 1 है ना, क्योंकि सैचुरेटेड सैंपल है। SE इज इक्वल्स टू WG, तो E कितना हो जाएगा? मैंने कहा W है 0.2222 और G का वैल्यू है आपका 2.7। सॉल्व कर लूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना इसमें, तो ये तो हो जाएगा। उसके बाद निकालना है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आप जानते हो फॉर्मूला होता है G प्लस E बाई 1 प्लस E इंटू गामा W। G पता है ना, E भी पता है, गामा W भी पता है, आंसर आ जाएगा। अभी यस करेंगे प्लीज, आप कर सकते हैं। आफाक, आफाक ही नाम है ना आपका? बड़े यार मतलब एक्साइटेड हो आंसर देने के लिए। एक बारी में ये नहीं लिखा। चलो कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये सब हो जाएगा। मेजर बात आती है इसके बाद। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी जरा सॉल्व करते हैं। अगर A जो है वो बॉडी का इनिशियल मास है, B जो है वो ड्राई करने के बाद है, वाटर कंटेंट है, ये क्वेश्चन कल करेंगे, ये क्वेश्चन कल करेंगे। आप खुद ही करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा इस क्वेश्चन को, मैं नहीं करा रहा अभी, कल करेंगे। मैं एक दो चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वो मुझको अच्छे लगते हैं, इसीलिए उन पे जरा गौर देना। पहली चीज, आपको बोला गया कि आपके पास एक सॉइल है A, सॉइल है B, सॉइल है C। इस सॉइल का वॉल्यूम जो है वो 1 मीटर क्यूब है, चलो इसकी वॉइड रेशियो जो है वो 0.8 है। इस सॉइल का वॉल्यूम जो है वो भी 1 मीटर क्यूब है, इसकी वॉइड रेशियो 0.7 है। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप समझ जाना। अगर मैं इन दोनों को मिक्स करता हूँ तो मुझे सॉइल 3 मिलती है। अगर मैं इन दोनों को मिक्स करता हूँ तो मुझे सॉइल 3 मिलती है, यानी तीसरी सॉइल मिलती है, और उसका वॉइड रेशियो आपसे पूछा है कितना है। बस सॉइल A और सॉइल B जिनका वॉल्यूम 1 है, उनको मिक्स करा तो सॉइल C मिला, दोनों का वॉइड रेशियो गिवन है, आपसे तीसरी का पूछा गया है। आप एक चीज तो जानते हो, इस पूरी प्रक्रिया में जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ A है, जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ B है, उन दोनों को मिलाकर ही मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ C मिलेगा। देखिए मिक्सिंग करने के दौरान वॉइड रेशियो चेंज हो सकती है, वॉल्यूम चेंज हो सकती है, मतलब वॉइड रेशियो चेंज हो सकती है, वॉल्यूम तो नहीं होगी, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता कभी भी। तो पहली चीज आपको कंसेप्ट में ये समझनी है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कांस्टेंट रहता है और उसको यूज करके मैं सॉल्व करता हूं। मैं जानता हूं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई। इसको भी लिखा टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई बी। इसको लिखा टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई सी। इसका टोटल वॉल्यूम कितना 1, ई कितना है इसका, अरे 0.8 है ना, इसका 1 अपॉन 1 प्लस 0.7 है ना, इसका टोटल वॉल्यूम कितना 2, अरे 1 प्लस 1 कितना होता है, तो 2 हो गया ना, और इसका ई आपको निकालना है। आई होप यू कैन सॉल्व इट, और सॉल्व करने के बाद आप इसी आराम से निकाल लो। एक कंसेप्ट हुआ ये। एक और कंसेप्ट यहां से बनता है एक्सकवेशन कंसेप्ट। तो वो एक्सकवेशन कंसेप्ट क्या कहता है वो भी मेरे को थोड़ा ठीक लगता है, उसको भी जरा समझते हैं। आपको बोला कि आपके पास एक साइट है और यहाँ पर आपका एक वो है साइट है, मतलब एम्बैंकमेंट है। आपको साइट से एक्सकवेशन करनी है और एम्बैंकमेंट में मिट्टी डालनी है। जो साइट की मिट्टी है
उसका वाटर कंटेंट गिवन है 20%, और जो एम्बैंकमेंट की मिट्टी है उसका वाटर कंटेंट गिवन है 30%, क्योंकि यहां पर पानी है। अगर आप यहां से कुछ मिट्टी को खोदना चाहते हो, लेट इट बी द एक्स मिट्टी, और यहां पर जो आप मिट्टी डाल रहे हो उस, या इसका वॉइड रेशियो है 0.8, इसका वॉइड रेशियो है 0.7, ये भी गिवन है। वाटर कंटेंट हटा दो, यहां पर जो आपने मिट्टी डालनी है उसका वॉल्यूम है आपके पास 1000 मीटर क्यूब। तो ये बोला गया है कि यहां से कितनी वॉल्यूम खोदनी पड़ेगी, इस तरह का कंसेप्ट भी आता है। क्या मैं ये लिख सकता हूं, इसमें भी आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कांस्टेंट होगा, वो ना तो घट सकता ना बढ़ सकता, कॉमन है, मैं ऐसा लिख सकता हूं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कांस्टेंट है, इसका मतलब टोटल वॉल्यूम एट द साइट, एक्सकवेशन साइट, वो निकालना है आपको। ये 0.8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1000 मीटर क्यूब भरना है, 1 + 0.7, सॉल्व कर लूंगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। आई वांट यस फ्रॉम, मैंने पहले क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐड किया, मगर वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे हो सकता है? देखिए आप समझिए इसको, अगर मैं 1 मीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब मिला रहा हूं तो डेफिनेटली मेरे पास 2 मीटर क्यूब ही आएगा। अगर मैं 1 मीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब मिला रहा हूं तो डेफिनेटली 2 मीटर क्यूब ही आएगा। टोटल वॉल्यूम जो मेरे पास आ रहा है वो 2 मीटर क्यूब ही आएगा, सॉइल का वॉल्यूम। चलिए, बहुत अच्छा लगा। कल अपन आएंगे तो आगे का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। आगे के कंसेप्ट का थोड़ा चित्रण मैं आपको दिखा देता हूँ। लेबोरेटरी डिटर्मिनेशन स्टार्ट करूंगा, पूरा लेबोरेटरी डिटर्मिनेशन पूरा वन लाइनर कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा, ज्यादा है नहीं। फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी स्टार्ट करूंगा, और फिर आगे की तरफ इंडेक्स प्रॉपर्टीज को और बढ़ाता हुआ खत्म कर दूंगा कल। वॉल्यूम पर वॉइड रेशियो पर डिपेंड करता है ना। हाँ देखिए क्या है ना, हमें यहाँ पर जो डाटा दे रखा है वो वॉइड रेशियो चेंज हो रही है, वो मुझे पता है, लेकिन मुझे सॉल्व करने के लिए जो कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है कि अगर मैं दोनों को मिला रहा हूं तो कोई प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। सुनो, तो कोई प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, और जब कोई प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो हम टोटल वॉल्यूम को ऐड करके चल रहे हैं। तो मुझे जो डाटा दे रखा है वो डाटा उसी हिसाब का दे रखा है। प्रैक्टिकली आप मिलाओगे तो वजन के कारण आपका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर चेंज होगा, लेकिन थ्योरेटिकली आइडियल कंडीशन मेंटेन रहती है। तो इक्वेशन में डालने के लिए बस वो कंडीशन वैसी दे रखी है मेरे को, समझ रहे हैं आप? जो भी आपका नाम है ZNM, तो वो इक्वेशन में बस डालने के लिए वैसी कंडीशन दे रखी है, आइडियल कंडीशन। प्रैक्टिकली वो नहीं होता वैसा, जो आप कह रहे हैं वो नहीं होता। टाइमिंग चेंज कर देंगे, आप जैसा कहिए, कहो बताओ टाइमिंग कैसा करना है आपका। मैं ये सोच रहा था कि मैं 1.5 घंटे की क्लास दिन में कर दूं और 1.5 घंटे की रात को कर दूं, क्योंकि 3 घंटे की क्लास कॉन्टिन्यूसली बच्चे को पढ़ना मुश्किल होता है। बाकी जैसा आप लोग कहोगे मैं उसमें ठीक रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये सजेशन सर के साथ डिस्कस किया था, तो सर ने मुझे कहा कि काफी सारे जॉब वाले बच्चे हैं, तो इसीलिए मुझे सर ने यही कहा था। तो मैंने ये सोचा था कि आधी क्लास मैं मॉर्निंग में मतलब उसमें दिन में कर लेता हूँ, आधी क्लास में रात को करता हूँ, क्योंकि 3 घंटे कॉन्टिन्यूसली पढ़ने में थोड़ा आप लोग बोर हो सकते हैं। ये फैक्चुअल है, 3 घंटे बहुत होता है। हाँ, तो जैसा भी है ना, आप एक बार कॉग्निटिव एकेडमी से बात करना, वो जैसा कहेंगे वैसे ही होगा, क्योंकि वो ही स्पॉन्सर कर रहे हैं लेक्चर्स पूरे, ठीक है? तो हेलो सर, सॉरी फॉर द इंटरप्ट सर। हेलो, प्लीज बोलिए।
सर एक्चुअली क्या है ना, जो टाइमिंग है इवनिंग में सर, मेरे ख्याल से बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी जॉब करते हैं सर, हाँ हाँ, तो वही उनके मेरे को लिए बोला गया यस पहले भी यस 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 कि बिल्कुल सर, कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो जॉब कर सर रहे हैं। यस पर सर सर। 3 घंटे थोड़ा ज्यादा हो रहा है यार। हाँ, हाँ, ये मैं सर आपको सर एग्जैक्टली बता हाँ देता हाँ हूँ। 3 घंटे एग्जैक्टली ज्यादा सर, हो रहे हैं, 3 घंटे यस ज्यादा हो रहे हैं। एक मिनट मैं एग्जैक्टली सर, 3 घंटे ज्यादा हाँ, ज्यादा मैं होता है बिल्कुल सर, ऐसा ऐसा कर सकते हैं मैं सर ये कह इसमें, रहा हूँ, सो हम अगर तीन ब्रेक ले घंटे सकते हैं सर नहीं इसमें, हुई ना 10 to क्लास, 15 to 20 मिनट सर। अगर 3 घंटे नहीं हुई तो सिलेबस नहीं हो पाएगा, हमारे पास टाइम कम है। सर वो भी सर सही रहेगा, दिन में 1.5 घंटा और शाम को 1.5 घंटा। अब वो आप नो एक सर, बार सर ना हमारा दिन में क्लास होता है, हम कॉलेज हेलो जाने दिन को। कॉग्निटिव एकेडमी से इस बारे में डिस्कस करना, मैं तो ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो वो जैसा अब कहेंगे 6 वही बजे से आंसर करेंगे। 7:30 बजे एक लेक्चर और Besides, वो sir, दोनों excuse me, everyone, excuse me, everyone. यस Sir, निखिल सर, हाँ हाँ, प्लीज बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ, जो ये सारे आप लेक्चर्स दोगे, तो इसमें तो रिकॉर्डेड भी रहेगा ना हमारा, सब कुछ हाँ हाँ, रिकॉर्डेड ये होगा। रिकॉर्डेड अवेलेबल है, ये पूरा आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, और जो आपके तो ऐप में लेक्चर होंगे वो भी रिकॉर्डेड रहेंगे हमेशा। तो ठीक है सर, बेसिकली है ये सच बात है कि बहुत सारे जॉब भी कर रहे हैं, तो जिनके लिए टाइम मैच नहीं हो पाएगा, तो वो जा सकते हैं रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड लेक्चर। तो रहेगा, रिकॉर्डेड हमेशा रहेगा आपका, जब तक एग्जाम नहीं होता आपके पास रहेगा रिकॉर्डेड। नहीं हाँ भाई, सर ऐसा वही। रहता है ना लाइव में, ऐसा रहता है कि कभी कभार भी इंसान क्वेश्चन पूछ सकता है सर, हाँ 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 सर हाँ, ये तो है, लाइव लाइव में तो आप ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सबों को सोचना है, एक दूसरे का भी सोचना है कि आधे जॉब कर रहे हैं, तो आप ना ऐसा एक तो बारी कंफर्टेबल ये आपस भी में अगर इवनिंग डिस्कस में करेंगे क्लास ये भी तो है भाई कि 3 घंटा बहुत है यार। आपस में बता डिस्कस रहे हैं ना, करेंगे। वही बता रहे हैं ना, इसमें एक काम हम कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, तो जितना भी ब्रेक जल्दी में तो टाइम ब्रेक में तो टाइम ऐड हो जाएगा, अब तो 12 बजे तक हो जाएगा अगर हम ब्रेक अरे लेंगे। नहीं, 12 बजे तक कैसे क्लास एक्सक्यूज मी करेंगे? सर, अगर हम आप 2 ब्रेक घंटे लेंगे की सर। क्लास ले लो सर। Timing is okay, sir. Timing is okay. एक बारी ना बाद में डिस्कस अच्छा वो करेंगे। टाइमिंग आप को हम कॉग्निटिव चेंज Only कर to एकेडमी से सकते हैं, change. डिस्कस 6 करना इस बजे बारे से में। हम स्टार्ट करेंगे। अभी चलते हैं, इसका पीडीएफ मैं वहाँ एकेडमी में दे दूंगा, लेक्चर भी एकेडमी में चले जाएगा, तो वहां से आप देख लेना। तो अभी चलते हैं, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बाय। दे दो। चोन सर ने सोचो ना, एज एन इंडिविजुअल सोचो ना क्या त्रियान घंटा बिल्कुल इस गसान थोड़ा गसा बोरिंग छ गसान, अलबत्ता वुन जॉब करन यार actually वो आपने ब्रेक solution थोड़ा लेंगे ना react थोड़ा 6 से 7:30 तक एक, फिर उसके बाद और एक क्लास हाँ इसमें इवनिंग में। एटलीस्ट आधे घंटे से अगर दूर ऐसे ना डिनर भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं। वो प्रॉब्लम। यहाँ पे तो कश्मीर भाई में तो अगर 8 बजे कर लेते ना उस टाइम, जब तो टाइमिंग क्लास भाई होती है अगर 11 बजे तक, कहाँ बैठेगा मैं इससे। सर जिन्होंने पीजी लिया है वो क्या करेंगे, वो खाना बनाएंगे या पढ़ेंगे या और कुछ देखिए करेंगे? मैं अगर आपको बताऊं, टाइमिंग ना मेरे हाथ में नहीं है। 7:30 एक क्लास अगर होगी, उसके अगर बाद टाइमिंग अगर आओ से अगर मैं टाइमिंग आपकी 2 बात शिफ्ट्स बिल्कुल में समझ रहा रहेगी हूँ। ना, उससे ज्यादा समझ हाँ में आएगा। मैं वो आपको तो हाँ वो तो जब बिल्कुल सही है, 2 शिफ्ट 7:45 में से बढ़िया रहेगा। वही तो बता रहा हूँ, अगर 2 शिफ्ट में रहेगा तो उसमें से ज्यादा समझ में अभी आप आएगा। क्लास लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए पहले। मेरे हाथ में टाइमिंग नहीं है, मैं आप लोगों की बात कॉग्निटिव एकेडमी में रख दूंगा, सारी बातें हो जाएंगी और वो आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे सबकी बात सुनने से तो भाई 100+ स्टूडेंट्स है, कैसे कैसे मान सकते हैं ना। तो डोंट वरी, एक दिन है ना अभी, तो कल का टाइम भी वो ही बताएंगे और मैं उनके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी चलता हूँ। आप सभी का धन्यवाद मेरे साथ बनने के लिए। बाय।